नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आज खासतौर से बात करेंगे हम मद्रास हाईकोर्ट के ऐसे फैसले की जिसके चलते ना सिर्फ तमिलनाडु की जो सरकार है उसको झटका लगा है, बल्कि एक संदेश भी मिला है कि राजनीति से प्रेरित होकर आप हर जगह नहीं चल सकते। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने ये साफ कहा है तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को कि राजनीति से ऊपर उठिए। और खासतौर से अगर देखा जाए एक सनातन विरोधी मानसिकता जो वहां देखने को मिल रही थी, उस पर न्यायिक जीत भी मानी जा रही है और साथ ही साथ एक कड़ा प्रहार भी माना जा रहा है। और इस फैसले का हमने देखा किस तरीके से स्वागत हुआ है। इसके बारे में विस्तार से आपके साथ हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे जेएनयू कैंपस एक बार फिर से आखिर क्यों विवादों का जो हम कह सकते हैं साया है वो वहां पर नजर आ रहा है, आखिर क्या वजह है, वो मसला आपको बताएंगे। बात करेंगे एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश की, जहां के लिए जो ड्राफ्ट सूची है वो तैयार हो चुकी है, वो जारी कर दी गई है, उसमें आपका नाम है या नहीं, कैसे आपको चेक करना है, ये जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा भी और भी कई खबरें होंगी, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मद्रास हाईकोर्ट स्टालिन सरकार को तगड़ा झटका। कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम जलाने के आदेश को रखा बरकरार। कोर्ट ने सरकार के शांति भंग होने के दावे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा भक्तों को मिला न्याय। एक बार फिर विवादों में जेएनयू कैंपस में पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ लगे भड़काऊ नारे। बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बताया देश विरोधी साजिश। एबीवीपी ने नारेबाजी को बताया शर्मनाक। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी। ड्राफ्ट रोल से 2.89 करोड़ नाम हटे। दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 महीने से अधिक का समय। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर नहीं थम रहा सियासी बवाल। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एसआईआर प्रक्रिया की खामियों पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। टीएमसी के रवैये पर बीजेपी हमलावर। और बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं पर अत्याचार। 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या। पिछले 18 दिन में छठे हिंदू व्यक्ति की कट्टरपंथियों ने ली जान। एक हिंदू महिला से सामूहिक दुष्कर्म। और आइए अब शुरुआत करते हैं न्यूज़ नाइट की। सबसे पहले बात तमिलनाडु की, जहां पर हम देखें तो ना सिर्फ एक सीख जो है आज तमिलनाडु सरकार को मिली है, बल्कि एक संदेश भी यहां दिया गया। दरअसल कार्तिकेय दीपम विवाद में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार को कड़ा संदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक शांति से जुड़े मामलों में राजनीति नहीं बल्कि निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और इसके बाद लगातार अगर देखा जाए अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टालिन सरकार सनातन विरोधी कहीं ना कहीं जिस तरीके की आरोप देखे हमने, जिस तरह की बयानबाजी की है, फिर चाहे स्टालिन की हम बात करें, उनके पुत्र की बात की जाए, जो बयान सनातन विरोधी उनके आए हैं लगातार उसके बाद निशाने पर रहे हैं। लेकिन इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि शायद एक सीख इनको भी अब मिल चुकी है। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सत्ताधारी डीएमके और कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति देने के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। बेंच ने जोर देकर कहा कि सरकार को अपने फैसले राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दीपुथुन उस स्थान पर स्थित है जो देव स्थानम की संपत्ति के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टालिन सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी है। सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सरकार की भूमिका अहम होती है और उसे राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच के फैसले का स्वागत करते हुए तमिलनाडु सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने इसे भक्तों के लिए न्याय करार दिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर M.K. Stalin, his son Mr. Udayanithi and other senior leaders of the DMK have consistently berated, derided and attacked Sanatan Dharma. संविधान विरोधी हिंदू विरोधी गैंग के मुंह पर तमाचा पड़ा है।
मद्रास में हाई कोर्ट ने जो कार्तिकेय दीपम केस में हिंदुओं के अधिकार के लिए एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है, सिंगल जज के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, डीएमके की सरकार को फटकार लगाई है। एक तरफ हिंदू को तो कोई अपनी आस्था के हिसाब से दीपक लगाने का कोई अधिकार नहीं दिया, परंतु दूसरी तरफ दरगाह को पूरा अधिकार मिला और ये डबल स्टैंडर्ड्स डीएमके की चरित्र को दर्शाता है। और आज हिंदू आस्था के लिए जो जीत हुई है, ये करारा तमाचा है, सत्यमेव जयते। सनातन और हिंदू विरोध को लेकर तमिलनाडु की सियासत गरमाई हुई है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके सरकार पर जमकर हमला बोला था। अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके पार्टी द्वारा तमिल गौरव, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विरोध को लेकर फैलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार को उजागर करते हुए आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने हिंदू आस्था का अपमान किया, मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई और किसानों और सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। हिंदू आस्था के, हिंदुओं के विश्वास के अपमान का सिलसिला इन्होंने चलाकर रखा है। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। हिंदुओं के प्रोसेशन पर स्टे लगा दिया जाता है। हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर भी स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। मैं स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, हमारे संविधान की मर्यादाओं को आपने हिंदू समाज पर अत्याचार कर कर तोड़ने का काम किया है। तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मंदिर और उसके पास मौजूद दरगाह का पहाड़ी पर अधिकार को लेकर विवाद वर्ष 1920 से है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद दीप प्रज्वलन का रास्ता साफ हुआ है, लेकिन इस फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति और गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खासतौर से अगर बात की जाए तमिलनाडु की, ना सिर्फ राजनीति गर्माती हुई नजर आई है, बल्कि इस पूरे मुद्दे को अगर देखा जाए, आखिरकार ये मुद्दा है कहाँ, शुरुआत इसकी कैसे हुई थी, ये आपको बता दें। आस्था बनाम राजनीति आखिर क्यों सामने आ रही है? तमिलनाडु के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है तिरुपरनकुंद्रम की। जब हम बात कर रहे हैं, बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ जाते हैं, तिरुपरनकुंद्रम जो पहाड़ी है उस पर जाते हैं। और इसको लेकर जो विवाद था वो किस तरीके से शुरू हुआ, ये आपको हम बताते हैं। खासतौर से मंदिर और दरगाह के बीच पहाड़ी पर अधिकार को लेकर ये जो पूरा विवाद है ये शुरू हुआ। यानी वहाँ पर दोनों पक्ष जो है उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और अधिकार का जो मसला है वो सामने आया कि पहाड़ी पर किसका अधिकार है, मंदिर का ज़्यादा है या दरगाह का अधिकार ज़्यादा होगा। और उसके बाद आपको बता दें वर्ष 1920 में दोनों पक्षों ने पहली बार, आपको बता दें, कानूनी चुनौती जो है इस पूरे मसले को दी, यानी कानून के पास वो लेकर गए। और उसके बाद सिविल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपना जो फैसला है वो सुनाया था। ये फैसला भी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस वक्त क्या फैसला दिया गया था। आपको बता दें दरगाह से जुड़े जो कुछ क्षेत्र हैं उसको छोड़कर पहाड़ी पर मंदिर का जो हक है वो दिया गया था। लेकिन वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो वर्ष 2025 में एक याचिका डाली गई थी कार्तिकेय दीपम जलाने की, जिसको अनुमति जो है वो दी गई थी। बाकायदा याचिका डली, अनुमति भी मिली। लेकिन आपको बता दें 1 दिसंबर 2025 को न्यायमूर्ति JR स्वामीनाथन, जिन्होंने इस याचिका को मंजूरी दी थी, यानी दीपम प्रज्वलन का जो आदेश है वो दिया था, उन पर भी हमने देखा किस तरीके से वो भी राजनीति का शिकार हुए। यहाँ आदेश मिल चुका था, यानी अनुमति मिल चुकी थी दीपम प्रज्वलन की, जो दीप है उसको प्रज्वलित करने की, लेकिन न्यायमूर्ति के फैसले से नाराजगी जो है वो देखने को मिली। आपको बता दें डीएमके सहित कई राजनीतिक दल ऐसे थे जो कि ना सिर्फ नाराज हुए बल्कि उनमें हड़कंप मच गया, वो बौखला उठे। खासतौर से डीएमके के स्टालिन सरकार ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। और विरोध सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी तरह की जो बयानबाजी हो वो की गई हो, बल्कि आपको बता दें संसद के शीतकालीन सत्र की, जब शीतकालीन सत्र यहाँ चल रहा था, तब जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से और किस तरह का, किस स्तर का विरोध ये था, जिसमें ना सिर्फ डीएमके बल्कि आपको बता दें कांग्रेस, सपा और इंडी ब्लॉक के 100 से ज्यादा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, यानी अपनी सहमति जताई थी महाभियोग प्रस्ताव के लिए। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से पूरा अभी तक ये पूरा मामला चला। लेकिन इसी मामले में एक बार फिर से मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य की स्टालिन सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के विशेष की। डीएमके कांग्रेस को मद्रास हाईकोर्ट का जो झटका लगा है उसकी अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर हमने देखा है किस तरीके से अलग अलग स्तर पर ना सिर्फ जो राजनीति है वो चलती रही, बल्कि आज जो फैसला दिया गया और खासतौर से जो पहला था
उसमें किस तरीके से बरकरार रखे आप फैसले को, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करेंगे, आज का विशेष है। और इसके लिए आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर कुशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, वो जुड़ चुके हैं। और साथ ही डॉक्टर शिवानंद हुलियाकर जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि अपने आप में ये जो मामला है और ख़ासतौर से हाईकोर्ट ने यहाँ जो फैसला सुनाया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसके पीछे राजनीति क्यों चल रही थी। और सबसे पहले क्योंकि बीजेपी के पक्ष की जब हम बात करते हैं और यहाँ पर इस फैसले का स्वागत भी किया गया, तो पहले बीजेपी का जो पक्ष है वो हम ये सुन लेते हैं क्या है। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि एक आईना दिखाने का काम ऐसा कहा जा रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने किया है। ना सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि ये भी बताया है कि राजनीति से ऊपर उठकर आपको काम करने चाहिए। राज्य सरकार का जो दायित्व है शायद वो भी याद दिलाया है, नसीहत भी दी है। देखिए, सबसे पहले तो जो आदेश आया है, उस आदेश की जो पहली लाइन है वो क्या लिखी गई है, फर्स्ट लाइन जी, फिर उसमें लिखा गया है, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। यहां से ये शुरू हुआ है और जो अंत हुआ है, खत्म हुआ है, वो लाइन लिखी हुई है, दी ओनली लाइट एंड नॉट एनी फाइट। ये दो बातें बताती है कि कोर्ट का क्या व्यू है उस पूरे इशू पे। जी, अगर हम थिरुपरम कुंड्रम पहाड़ी की बात करते हैं, उस 170 पेज के जजमेंट को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये क्लियर किया गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, प्रीवी काउंसिल्स के द्वारा, प्रीवियस कोर्ट के जजमेंट के द्वारा जी, कि वो जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को ही एक तरीके से शिवलिंग की तरह माना जाता है, ऐसा उस जजमेंट में लिखा गया है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद भी जिस तरह से मेरे ख्याल से 1993 का जो जजमेंट है, 92-93 का, जिसके बाद दिए जलाने की परमिशन दी गई थी, उसके बाद भी चूंकि वहां पे ऐसी गवर्नमेंट है जो हमेशा हिंदू धर्म और उसकी सभ्यता के खिलाफ रही है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन वो इस लेवल पर जाएगी कि जो केस फाइल हुआ था, उस फाइल में जो सरकार जिसने विरोध किया जी, वो कौन कौन थे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने विरोध किया था दीप जलाने का, HRNC मिनिस्ट्री ने विरोध किया था दीप जलाने का, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मुस्लिम, ऑब्वियसली वक्फ बोर्ड और मुस्लिम इसका विरोध किया था जी। इस चीज के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की जो लाइनें हैं, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि पब्लिक को यह मालूम होना चाहिए ये कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रख रही है जी। कोर्ट का जो फाइनल कंक्लूडिंग पैरा है उसमें यह कहा गया है कि जो कोर्ट में के सामने ये आके सरकार कह रही है कि हम वहां पर अगर कुछ करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा, उस पे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कंक्लूडिंग पैरा मैं बता रहा हूं, उसका नंबर 140 पॉइंट में पैरा डी की बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ, इट इज रेडिकुलस जी, हार्ड टू बिलीव, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये हाईकोर्ट के डबल बेंच के तौर पर उसको बताया, जिस पे विश्वास भी नहीं आप कर सकते हैं। उसमें जो ये कहा गया है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक का जो पीस और डिस्टरबेंस होगा जी, तो ये खुद स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट है, ये लाइन लिखी गई है। इफ इट इज सो देन इट इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट ओनली। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की तरफ से एक मिस्चीवियस सबमिशन दिया गया जिसमें ये कहा गया है कि ये जो पिलर है वो दरगाह को बिलोंग करता है। मैं कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट बोल रहा हूं। एक आखिरी बात कह रहा हूं कि जो वहां पर ये सरकार कह रही है कि अगर हम दीप जलाने देंगे साल में एक दिन एक त्योहार पे, तो ये जो डिस्टरबेंस होगा, पीस की बात होगी, उसके बारे में लिखा गया है कि ये केवल एक घोस्ट क्रिएट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। वही राजनीति जो है नहीं बोल रही है, ये बीजेपी नहीं बोल रही है, डबल बेंच के जजमेंट की कॉपी बोल रही है। कंक्लूडिंग पैरा नंबर जे की बात कर रहा हूं। बिल्कुल कुशल जी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी भी जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया यहां ले लेते हैं। शिवानंद जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अगर देखा जाए जिस तरीके से डीएमके और कांग्रेस लगातार अलग अलग नीतियों की बात करती रही और ऐसे ना जाने कितने ही बयान हैं जो कि सामने आए हैं, लेकिन शायद यहाँ तो हम कह सकते हैं कि समर्थन करना चाहिए था। अगर हम राजनीति की बात करते हैं, आस्था की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो क्या कहीं भी कांग्रेस जो है सिर्फ सहयोगी दल को देखती है आंखें मूंदे? गुड इवनिंग सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस जगह पे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, उधर विवादित जगह है। वो जो पहाड़ है
दोनों में विवाद, जैसा राम भूमि और बाबरी मस्जिद था सेम वैसा ही उधर भी थोड़ा शिवानंद जी, issue विवाद है, तो law कोई and हुआ ही order का नहीं। बहुत। ये बात कही गई कि विवाद हो सकता है, नहीं, विवाद तो हुआ ही नहीं। सर दूसरी बात, जी। उसके बाद हाईकोर्ट में मैटर चल रहा था, स्वामीनाथन जस्टिस सर के सामने उन्होंने बेंच में ऑर्डर हो गया, उसमें जी। बोल दिया कि दीप जलाना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड का नहीं है, उनका ऑर्डर में लिखा है। लेकिन स्टालिन सरकार ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कल का कल जा रहे हैं, उसके ऊपर स्टे लगवा देगा। दूसरी बात जी। क्या हो रहा है, लेकिन आने वाले सहमति दिन कांग्रेस ने भी जताई तमिलनाडु में उसमें। आने वाले दिन तमिलनाडु में चुनाव है, एसआरए चल रहे हैं, एसआरए के जी। नाम पे एनआरसी कर रहे हैं, वहां के माइनॉरिटी वोट या आदिवासी दलितों के वोट काटने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा वहां के गवर्नमेंट स्टालिन सरकार अलर्ट है। यानी दूसरी चुनावी बात सर टेंशन ज्यादा देखिए, थी, आप मानते हैं? 100% हिंदू मुस्लिम करना जा रहे हैं। और नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, आपने खुद बोला ना कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए सोचकर चल रहे हैं। उस तरह की हाँ। जो मसले हैं उनको भुनाने की कोशिश की जा रही है। जी 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 100%। और दूसरी बात इसमें बीजेपी हो या स्टालिन सर हो, ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इसमें रोजगार की बात होना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी नहीं हुआ, 15 लाख रुपए नहीं दिया, युवा यूथ को सर रोजगार नहीं, रोजगार की मुद्दा बहुत बड़े मायने में है। और बेकारी चरम पर है, महंगाई है, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उस बारे में सोच के मद्रास में ये लोगों ने इतना बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूं, कितना हिंदुओं को मद्रास में आप लोगों ने इंडिया में जॉब दिया 11 साल में, बताइए कितना, क्या डेवलपमेंट किया जी, हमारे देश के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र खुद मोदी जी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे और खुद उनसे पूछ रहे हैं कि कितने हिंदुओं को दिया, और आप इस तरह का आधार बना रहे हैं। कुशल जी फिलहाल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कुशलकांत जी। अरे मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा, सर अगर आप ये मान रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद था, तो जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ आपने जो महाभियोग प्रस्ताव पे सिग्नेचर किया, उसका क्या रीजन था? क्या आप इसे बता पाएंगे? क्या आप इसे बता पाएंगे? हाँ, नेक्स्ट सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। पहला सवाल कि क्यों आपने महाभियोग चलाया एक ऐसे जस्टिस के लिए जिसने पिछले 2013 से लेके अभी तक 1,20,426 केसेस का निस्तारण किया। वो मोस्ट इफिशिएंट जज है, उसके खिलाफ इसलिए आप महाभियोग लाए और उसमें यह लिखा गया कि वो ब्राह्मण है, वो त्रिपुंड लगाता है। ये कौन कर रहा है? ये कांग्रेस करे, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। तीसरा सवाल, मुझे ये बताइए, प्रियांक खड़गे कौन है? आपके अध्यक्ष के बेटे हैं। वो कहते हैं सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। इस पे कांग्रेस और आपका क्या कहना है? 3 सवालों के जवाब दे के जाइए। जी शिवानंद जी। देखिए सर, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी आंख पट्टी बंद करके हमको आप कुछ भी बोल रहे मेरे मित्र प्रवक्ता जी, ऐसा नहीं है। देखिए, लेकिन कांग्रेस तो कुछ ऐसी ही राह पर चल रही है। नहीं, देश सर्वोपरि है जी। हमेशा शांति प्रयास हम सोचते हैं, कहीं भी इधर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। और आने वाले चुनाव में इसका फायदा बीजेपी उठाने का कोशिश करे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उधर दोबारा स्टालिन, कांग्रेस, एसपी पूरा चुन के आ जाएंगे और 100% दोबारा हम चुन के आएंगे। शिवानंद जी, आपको लगता है इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं स्टालिन सरकार भुना रही है क्या, सिर्फ इसीलिए कि दोबारा से उस सत्ता पर काबिज हो सके? 100% होगी सर। नहीं सर, मेरा इस तरह के मुद्दों को भुनाना, लेकिन तीनों सवालों का जवाब दीजिए। आप सत्ता में आए, जनता आपको जिताएगी, हम उसका स्वागत करेंगे, हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे, पर मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए कि आपने महाभियोग एक ईमानदार जस्टिस के खिलाफ क्यों चलाया? दूसरा, आपके अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या आप हिंदू थे तो आपका विरोध नहीं करना चाहिए था? आप कह रहे हैं आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपने किया क्या? एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट, एक मैसेज आप दिखाइए कि आपने क्या किया है। आप एक्चुअली हिंदू होने से पहले, भारतीय होने से पहले कांग्रेस के आदमी बन जाते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। बताइए शिवानंद जी क्या कहना चाहेंगे? जी बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को मैं बोलना चाहता हूँ, पूरी का पूरा स्वामीनाथन तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप पूरा चिट्ठा निकालिए, पूरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑर्डर किया है पूरा। आपने कितने केसेस पूरा? शिवानंद जी अगर ये बताइए, अगर दीप प्रज्वलन करना है, दीपक जलाना है, इसमें किस तरह का विरोध? बात तो करने दीजिए, मेरे को क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर तो दे दूंगा। जी देखिए, श्री राम प्रभु जी का भी केस चल रहा था, उधर भी गोगोई थे,
गोगोई का अपराध सभा में लेके आया, मैं भी एक लॉयर हूँ, आप कैसा किया, क्या क्या किया, सब मेरे पास सबूत है, लेकिन वो हम बोलते नहीं, अभी जाने दो। नहीं, आप बोलिए, बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, सबूत है, प्रमाण है तो आपको पेश करना चाहिए। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर पे, चंद्रचूड़ जी के घर पे गणपति आरती को गए और उन्होंने 2023 में चंद्रचूड़ सर को हटाया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, वोट चोरी तो हो रहे हैं। मेरे मित्र को पूछा था हूँ, अगर वोट चोरी नहीं हो रहे तो आप ईवीएम को शक नहीं कर रहे सर। ये लोग शिवानंद जी, आप वोट चोरी पर पहुंच गए हैं, बात यहाँ चल रही थी। चोरी हुआ, अरे वकील साहब, बिहार में हुआ, जी शिवानंद जी, दिल्ली में हो गया, शिवानंद जी, सर ये झूठ है क्या? शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, एक बार सुन लीजिए कौशल जी। शिवानंद जी सुनिए तो, शिवानंद सर मेरे को बात तो करने दीजिए सर। जी कहिए, आपने क्वेश्चन पूछा है, प्रियंका गांधी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है, उन्होंने ये बोला है कि आरएसएस बीजेपी जिस तरह से हिंदू बांटना जा रहे, जिस तरह से दंगा करने के बाद इसलिए आरएसएस को बैन किया है, उधर कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट के जगह पे नहीं बन सकते। ये लोगों ने हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही काम किया है। कौन सा डेवलपमेंट किया 11 साल में? मैं पूछने का अधिकार मेरे को है। देश के लेकिन वो विकास आपको नजर नहीं आएगा शिवानंद जी, आप क्योंकि सिर्फ जिस चश्मे से आप देख रहे हैं वहां आपको हिंदू मुस्लिम ही नजर आ रहा है। कौशल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप यहाँ? शिवानंद जी, आपने कहा आप वकील है, आपने कहा आप वकील है, अगर आप किसी जज के, एक हाई कोर्ट के जज के फैसले से दुखी है तो आपके पास लीगल रेमेडी क्या है? आप हायर बेंच में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आए, कितने केसेस में आए? पहला सवाल। दूसरा, क्या किसी जज के फैसले से आप दुखी है तो आप उसका महाभियोग करेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे? तीसरा, आप आरएसएस के खिलाफ हो सकते हैं, आप बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, पर प्रियांक खड़गे ये कैसे बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है, डेंगू है, एड्स है? इसका जवाब देके जाइए। प्रियांक खड़गे जी का व्यक्तिगत हो सकता है, मैं उसका सहमत नहीं हूं। आपने उसको अपोज किया जी, कांग्रेस ने उसको अपोज किया। शिवानंद जी, लेकिन ये एक बयान नहीं है, ऐसे कई बयान हैं और बात यहां आ जाती है हिंदू विरोधी मानसिकता की। क्या आप उसके समर्थन में हैं? सर देखिए, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं, अभी भी मुकुल जी मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं कि मैं भी एक हिंदू हूं, सनातनी हूं, और जिस तरह से देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम ये नहीं होना चाहिए, देश सर्वोपरि है। शिवानंद जी, उम्मीद तो यही है कि ऐसा ना हो, लेकिन इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है जहां आप देख सकते हैं कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की अगर बात की जाए, जिस तरह के बयान लगातार सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हमें रुकना होगा। कौशल जी और डॉक्टर शिवानंद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। भले ही अब कांग्रेस जो है अपना पल्ला झाड़ती नजर आती हो, लेकिन कांग्रेस के लिए शायद ये कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कई बार किस तरह के बयान आते हैं और उसके बाद कांग्रेस पल्ला झाड़ती नजर आती है अपने सहयोगी दलों से, या कभी कभी अपने ही जो नेता हैं उनके बयान से भी पल्ला झाड़ती है। लेकिन फिलहाल अब ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख ना सिर्फ स्टालिन सरकार को देकर गया है, बल्कि उनके सहयोगी दलों को भी देकर गया है। फिलहाल न्यूज नाइट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे जेएनयू का नारेबाज यंग रिटर्न्स के बारे में, आखिर किस तरीके से एक बार फिर जेएनयू कैंपस जो है वो विवादों में आया है। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना, और ये मेरी गुड़िया की ना। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण 2।
पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ नाइट में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक बार फिर से जेएनयू को लेकर, जो कि फिर से कहीं ना कहीं विवादों में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली दंगों के षड्यंत्र मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत न देने के फैसले के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू जो है उस सुर्खियों में आई। दरअसल जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में मामला दर्ज कराने का अनुरोध भी किया है। वहीं दूसरी ओर बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न देने का फैसला क्या दिया। सोमवार रात जेएनयू कैंपस में छात्रों के एक समूह ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नारेबाजी का वीडियो वायरल होते ही बीजेपी इस मामले पर हमलावर हो गई। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं, कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है, जो हमेशा उमर शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। कांग्रेस इसे गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका बता रही है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में उतरे तो जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव वैभव मीना और एबीवीपी के जेएनयू इकाई के उपाध्यक्ष मनीष चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया। सबसे पहले हमारा लोकतांत्रिक देश है, प्रोटेस्ट करने का राइट हर एक छात्र, हर एक नौजवान को है। और रही बात उमर खालिद की, उसकी जो मुकदमा है, हमें भी लगता है कि उमर खालिद का केस जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके से सरकार उस केस को नहीं ले रही है। ये वही एबीवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं? क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। ये लोग नफरत की आग में इतना झुलस चुके हैं कि इनको ये नहीं मालूम है किसकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। जेएनयू कैंपस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जेएनयू और विवादों का चोली दामन का नाता है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में वामपंथी छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान भगवान राम के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की गई। अगस्त 2024 में हिंदू राष्ट्र से आजादी और राम राज्य से आजादी के नारे लगाए गए। 9 फरवरी 2016 को संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की तीसरी बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देश विरोधी नारे लगाए गए थे। अक्टूबर 2014 में जेएनयू कैंपस में महिषासुर बलिदान दिवस नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साल 2010 में जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ, इसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। वामपंथी छात्र संघ के छात्रों ने इसकी खुशी मनाने के लिए कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया और भारत विरोधी नारे लगाए। जेएनयू में विवादित नारों और विवादों की फहरिस्त लंबी है। बहरहाल विवाद बढ़ता देख जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी की घटना को गंभीरता से लिया है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो जेएनयू कैंपस में जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उसे देश विरोधी साजिश कहा जाए या एक बार फिर से जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो एक्टिव होता नजर आ रहा है, ये उसकी बानगी नजर आई। बहरहाल कार्रवाई की जो अगर प्रतीक्षा की बात की जाए, इंतजार रहेगा किस तरह की कार्रवाई इन पर होती है। यहाँ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में। जी हाँ, SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हूँ, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। न्यूज नाइट में आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं SIR को लेकर। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रभावी बनाने के लिए SIR की शुरुआत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न रहे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई, जिसमें अलग अलग कारणों से 18% नाम काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई। अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12,55,56,025 गणना प्रपत्र आयोग को प्राप्त हुए। पहले चरण के बाद 2,89,00,000 यानी 18% नाम कट गए। इसमें 46,23,000 मृत, 2,17,00,000 स्थानांतरित या अनुपस्थित और 25,47,000 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता पाए गए। नोटिस चरण और दावों आपत्तियों का निस्तारण 6 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक है। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा। इस मतदाता सूची को देखकर लोग जहां अपना नाम जुड़वा सकते हैं, वहीं नाम हटवाने का भी प्रावधान है। गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है।
मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे। कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70%। यूपी में 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारियों BLO के समन्वित प्रयासों से ये सफलता मिली। 5,76,611 बूथ लेवल एजेंटों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए और राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। BLO ने घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए और BLA को अधिकतम 50 प्रपत्र जमा करने की अनुमति दी गई। आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया गया। मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए BLO ECNET मोबाइल ऐप, co.uttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने एक पारदर्शी, सहभागी और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी वो जारी कर दी गई। लेकिन बात अगर करें पश्चिम बंगाल की, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में एक सियासी घमासान हमने देखा है SIR को लेकर। किस तरीके से राज्य सरकार जो है वो ना सिर्फ विरोध बल्कि एक तरीके से एक अलग स्तर पर उसमें अड़चने पैदा करनी हो, बाधा पैदा करनी हो, वो लगातार करती नजर आई। और उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अब जो खामियां रही हैं SIR को लेकर, उनकी त्रुटियों को ठीक करने की बात भी कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस और TMC पर कहीं ना कहीं SIR को लेकर भी एक सीधा निशाना जो है वो साधा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में SIR के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन ने दलील दी कि तकनीकी खामियों और अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्ग मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे कि मतदाता सूची के नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी से आगे बढ़ाई जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आम नागरिक के तौर पर अपनी बात रखेंगी। भाजपा ने TMC के इस कदम की कड़ी आलोचना की है, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने SIR को लेकर TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर उन्हें जमकर निशाना बनाया। ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया, वो चलेगा नहीं, SIR होके रहेगा। और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया, SIR को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं होगा। लेकिन आज जब अंतिम चरण में पहुंच गए, तब उनको लगे कि इस बार चलो कुछ ना कुछ करके दिखाए। चुनाव आ गए हैं, चलो फिर दोबारा मसीहा बनने की कोशिश करें। ये मसीहा बनते बनते बंगाल के लोगों को और बंगाल के लोगों के लिए ये ममता बनर्जी खुद मुसीबत बन चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल 2,09,338 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जानकारी के अनुसार भाजपा ने सबसे अधिक 61,451 दावे आपत्तियां दायर की हैं। इसके बाद सबसे अधिक दावे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM ने 49,436 दर्ज किए हैं। कांग्रेस ने 18,777 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 77,867 दावे आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। आम आदमी पार्टी ने 21, बहुजन समाज पार्टी ने 0 और
अन्य छोटे दलों ने कुल मिलाकर 2091 दावे दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल में 15 दिसंबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ये 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी दलों और मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया के तहत ही अपने दावे आपत्तियां दर्ज करें। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खास तौर से पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची में चाय बागान और सिनकोना बागान के रोजगार अभिलेखों को पहचान और निवास वैध प्रमाण के तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया है। ये कदम उत्तर बंगाल के डुआर्स और तराई क्षेत्रों में रहने वाले हाशिए पर पड़े चाय बागान श्रमिकों, वनवासी और प्लांटेशन श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये श्रमिक दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिलों में रहते हैं। इससे पहले दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्ता भी इस विषय को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत करा चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि औपनिवेशिक काल से पीढ़ियों तक कठोर श्रम करने के बावजूद इन समुदाय के अनेक लोगों के पास औपचारिक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2002 से पूर्व के उनके बागान रोजगार अभिलेख श्रम विभाग और कल्याण से जुड़े मामलों में विश्वसनीय प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते रहे हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि उन्हें मतदाता पंजीकरण के लिए भी मान्यता दी जाए ताकि समावेशी लोकतंत्र सुनिश्चित हो सके। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता सरकार ने इन पात्र मतदाताओं के प्रति उदासीनता दिखाई है और इसके बजाय अपात्र लोगों को संरक्षण देने के लिए एसआईआर प्रक्रिया को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 का पश्चिम बंगाल में समुचित क्रियान्वयन न होना इन समुदायों की समस्याओं को और बढ़ा रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत स्टार्टअप एक्सेलरेटर पहल वेवेक्स ने मीडिया, मनोरंजन, ब्रॉडकास्टिंग और संचार टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करने के लिए आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी FITT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये MOU मंगलवार को दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू की उपस्थिति में वेवेक्स और FITT की टीमों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस सहयोग के तहत FITT, IIT दिल्ली वेवेक्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन और विस्तार में सहायता करेंगे, जो देश भर में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना और उन्हें मजबूत करने, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पहल है। FITT इंक्यूबेटर सेटअप के लिए रणनीतिक और परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करेगा, अन्य IIT और इनोवेशन हब के साथ जुड़ाव को सुविधाजनक बनाएगा, तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान सुविधाओं, मेंटरशिप, IP सहायता तक पहुंच प्रदान करेगा और स्टार्टअप और इंक्यूबेशन प्रबंधकों के लिए क्षमता निर्माण पहलों को और सक्षम करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार जो तकनीकी रूप से अगर देखा जाए भारत और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे AI का जो दबदबा है वो भारत में कैसे बढ़ रहा है और भारत विश्व को एक समाधान देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, बढ़ती प्रतिभा और मजबूत नीतियों से देश तेजी से विकास कर रहा है, जिसमें एआई की भूमिका अब और ज्यादा अहम रहने वाली है। दरअसल अगर बात की जाए यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस के बाद फरवरी में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट भारत में होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ देश टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित होगा, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ सकेगा। भारत के आईटी सेक्टर के लिए आने वाले साल उत्साहजनक माने जा रहे हैं। भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। इस वर्ष इसके वार्षिक राजस्व के 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। आंकड़ों की माने तो प्रौद्योगिकी और एआई इकोसिस्टम में 60 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। देश में 1800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। भारत में लगभग 1,80,000 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें लगभग 89% ने अपने उत्पादों और सेवाओं में एआई का उपयोग किया है। नेस्कॉम एआई अडॉप्शन इंडेक्स पर भारत ने 4 में से 2.45 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पता चलता है कि 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधान का उपयोग कर रहे हैं। औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा और स्वास्थ्य सेवा एआई अपनाने में अग्रणी क्षेत्र हैं। भारत की बढ़ती क्षमता की वजह से आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट अपने देश होगा। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के तहत आयोजित एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी तैयारियों की जानकारी दी। आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट भारत में होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया भर में भारत को टेक्नोलॉजी के एक बड़े हब की तरह स्थापित किया है, उसी के तहत एआई का इंपैक्ट समिट पहले जो यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में G20 के रीजनल समिट किए गए थे, वैसे ही एआई इंपैक्ट समिट के भी रीजनल एआई इंपैक्ट समिट सभी प्रदेशों में किए जा रहे हैं। हाल ही में मेघालय और ओडिशा में ऐसे कई समिट हुए और मंगलवार को राजस्थान में एक रीजनल एआई समिट संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान की एआई इंपैक्ट पॉलिसी और युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक नए स्किलिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इसका मकसद युवाओं को एआई स्किल से लैस करना है, ताकि वो अपनी जिंदगी में, खासकर छोटे बिजनेस में एआई का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और फायदा उठा सके। इसी उद्देश्य के साथ 10 लाख युवाओं को एआई स्किल्स देने के लक्ष्य के साथ एक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस लक्ष्य को आगामी 1 साल में पूरा किया जाएगा और 10 लाख युवाओं और छोटे बिजनेसमैन को एआई स्किल्स दिए जाएंगे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता में वैश्विक स्तर पर 3रा स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत के तेज विकास को उजागर करती है। रिपोर्ट 2017 से 2024 तक एआई विकास और नवाचार को मापित है। ये हालिया उपलब्धि भारत की तेजी से बढ़ती एआई प्रतिभा, मजबूत अनुसंधान क्षमताओं, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम, निवेश और आर्थिक प्रभाव, अवसंरचना और नीति तथा शासन को रेखांकित करती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में $1.7 ट्रिलियन जोड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता हुआ नजर आएगा एआई, बल्कि अगर देखा जाए विकसित भारत विजन जो है उसकी तरफ भी तेजी से अब भारत के जो कदम है एआई के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए हम कह सकते हैं, वो आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल न्यूज नाइट में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे बांग्लादेश में आखिर क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ये वाला दिखाना,
गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया, मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ? RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए। आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहां पर अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, मारपीट, घरों में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में ना हिंदुओं की जान सुरक्षित है, ना महिला की अस्मिता। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोज की बात हो चुकी है और ताज़ा मामले में 24 घंटे में 2 हिंदू जो लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। सत्ता परिवर्तन के नाम पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जिस भीड़ तंत्र को संरक्षण दिया था वो बेलगाम हो चुका है। ये अराजक तत्व कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि देश और समाज के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। लेकिन सत्ता का लालच है कि प्रशासन आंख मुंह पड़ा हुआ है और मासूम जनता, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय, इनके अत्याचार का शिकार हो रहा है। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, फिर भी वहाँ हिंदुओं की हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 बेगुनाह हिंदुओं की हत्या ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ताजा मामला एक 40 वर्षीय शरद चक्रवर्ती मणि और राणा प्रताप बैरागी का है, जब दोनों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये हाल के दिनों में हुई हिंदुओं की हत्या की छठी घटना है। शरद चक्रवर्ती मणि पलाश उपजिला के 4 सिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे। इसी दौरान अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मणि का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त की थी। 5 जनवरी को ही जेसोर जिले में भी एक हिंदू व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोनीरामपुर इलाके में एक आइस फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप बैरागी की सार्वजनिक रूप से हत्या हुई। वो कपलिया बाजार में आइस फैक्ट्री चलाते थे और दैनिक BD खबर अखबार के कार्यकारी संपादक भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाइक पर सवार 3 हमलावर उन्हें फैक्ट्री से बाहर बुलाकर एक गली में ले गए और सिर में नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्या के कारणों का अब भी पता नहीं चल पाया है। इससे पहले 3 जनवरी को 44 साल की एक हिंदू विधवा महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया। आरोपियों ने रेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा। ये घटना बांग्लादेश के झिनाइदह जिले के कालीगंज इलाके में हुई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आरोप है कि इस दौरान महिला के बाल काट दिए गए, उसके साथ मारपीट की गई और पूरी घटना का मोबाइल से वीडियो बनाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले पीड़िता ने आरोपी के भाई से जमीन ली थी, तब वो महिला को परेशान कर रहा था। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच बांग्लादेश में चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। सभी राजनीतिक दल राजनीतिक गुणागणित में जुट गए हैं, लेकिन ताजा चुनावी सर्वेक्षण यूनुस प्रशासन की छुट्टी के संकेत दे रहा है।
यूनुस की करीबी माने जाने वाली नवगठित एनसीपी और जमाते इस्लामी पर बीएनपी बढ़त बनाती दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आगामी चुनाव बांग्लादेश के हिंदुओं की पीड़ा को कितना कम कर पाएंगे। तो देखना होगा बांग्लादेश में आखिर कब तक जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति ऐसी ही रहती है, कोई बड़ा बदलाव उसमें नजर आता है या नहीं। फिलहाल के लिए न्यूज नाइट में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।